नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, ये मेरी दूसरी वीडियो है ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी या ऐसे वर्ल्ड ज्योग्राफी बोल सकते हैं इसे हम, क्योंकि इसमें हम पूरे अर्थ का स्ट्रक्चर जानेंगे। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि कैसे बना, क्या बना, कौन-कौन से एरा थे, कौन-कौन से पीरियड्स थे, कौन सा टाइम था और उस समय क्या-क्या हो रहा था। इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों इसमें। तो दोस्तों मेरी सीरीज़ है, थोड़े तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं लगातार वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। ये दूसरी वीडियो है दोस्तों, इसमें पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। और ये भी मैं दृष्टि आईएएस की कुक बुक से पढ़ा रहा हूँ। कुछ टाइम तक जो मुझे अच्छे नोट्स इसमें मिले हैं, तो कुछ टाइम तक इससे पढ़ाऊँगा। जैसे ही मैं स्विच करूँगा आपको बता दूंगा मैं कि ये किस बुक से नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि जब पृथ्वी में सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे तो उसे हम बोलते थे पैंजिया। और जब वो धीरे धीरे टाइम के साथ वो पैंजिया का विभाजन हुआ, सबसे पहले दो चीजों में विभाजन हुआ। एक लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। लॉरेशिया को हम अंगारा लैंड बोलते हैं। जब दो भागों में विभाजन हुआ लॉरेशिया और गोंडवाना में, तो धीरे धीरे जब बटा तो कॉन्टिनेंट्स बटे। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इतने सारे कॉन्टिनेंट्स बटे। तो भारतीय जो भूभाग है वो कैसे बना? तो समय के विभिन्न कालखंडों में गोंडवाना लैंड है, जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। ये देख सकते हैं आप, ये नीचे वाला गोंडवाना लैंड है और ये है इंडिया। इंडिया धीरे धीरे गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और ये गया उत्तर की तरफ, मतलब नॉर्थ की तरफ गया और लास्ट में एशिया के साथ अ, टकरा गया और एशिया के साथ बन गया। तो समय के विभिन्न कालखंडों में गोंडवाना लैंड के विभाजन तथा उसके एक भाग के उत्तर में प्रवास के कारण भारतीय भूभाग संरचना का विकास हुआ। तो भारत का जो संरचना है वो इस तरह से बनी। तो भारतीय भूगर्भिक संरचना को ऐतिहासिक कालक्रम के अनुरूप विभिन्न वर्गों में विभाजित किया था कि कैसे कैसे बना है, क्या क्या था। हमारे हम थोड़ा स्ट्रक्चर जानेंगे कि इंडिया में जब एजेस हुए, जब सब कुछ एक जैसा था, जब पृथ्वी बनी नहीं थी, पृथ्वी बनी, धीरे धीरे क्या हुआ, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे। तो विभिन्न वर्गों, जो इतिहास में जो कालक्रम है उन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। तो प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना। प्री कैम्ब्रियन क्या है दोस्तों? प्री कैम्ब्रियन एक पीरियड है या कह सकते एरा है। प्री कैम्ब्रियन एक एरा है जिसमें क्या होता है कि कोई जीव नहीं था, हमारे लैंड पे कोई जीव नहीं था और नदियों के अंदर कोई जीव नहीं था। उस टाइम जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। हमारे कुछ जीवाश्म थे, जीवाणु थे, शैवाल थे, या हमारी पृथ्वी बन रही थी। उस टाइम पे हमारे कॉन्टिनेंट्स बन रहे थे। उस टाइम की बात है। उस टाइम धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और टर्शरी युगीन विभिन्न भू स्थलाकृतियां बनी, मतलब हमारे जो आकृतियां बनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है और अरावली जो पर्वत है, उन सब के निर्माण संबंधी सूचना इसमें मिलती है और इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। धारवाड़ के बारे में, कुडप्पा के बारे में, विंध्यन के बारे में, टर्शरी के बारे में, इन युगों के बारे में पढ़ेंगे। इन युगों में भारत में क्या क्या बदलाव आए, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ की प्री कैम्ब्रियन युगीन स्थलाकृतियों में जहाँ अरावली पर्वत, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, विंध्यन श्रेणी आदि प्रमुख, जो जैसे मैंने बताया, तो प्री कैम्ब्रियन में ये सब पढ़े और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और टर्शरी युगीन में हिमालय पर्वत को पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वत कैसे बना और कैसे एशिया जो प्रायद्वीप भारत है उससे अलग है। हिमालय कैसे उसे अलग करता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िए। दोस्तों ये सब तो बेसिक जानकारी हो गई। अब पूरा जानते हैं क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि पैंजिया जब दो भागों में बटा था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, तो कौन कौन से जो द्वीप थे, कौन कौन से महाद्वीप है अभी वर्तमान में इसके अंतर्गत आते हैं जो इससे अलग हुए? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड ये अंगारा लैंड से अलग हुए। और गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीप पठार, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, ये गोंडवाना लैंड से अलग हुए। तो दोस्तों भारत के भूगर्भिक संरचनाओं का समय क्रम पढ़ते हैं।
एक होता है एरा, एक होता है पीरियड और एक होता है युग यानी एपॉच। तो इसके बारे में पढ़िए कि इसी इतने इतने साल के बीच, इतने करोड़ों इतने सालों के बीच क्या क्या चीजें बदली है पृथ्वी पे और क्या क्या भारत पे बदली है, इन सब के बारे में पढ़िए। इसमें हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ये है दोस्तों, 5 अरब से 13.7 अरब वर्ष पहले क्या था। इस 5 अरब से 13 वर्ष 7 साल अर्थ के बीच में सूर्य की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सूर्य की उत्पत्ति इस 5 अरब से 13.7 अरब के बीच में वर्ष पहले। अब आता है प्री कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन से पहले प्री कैम्ब्रियन, ये आता है 57 करोड़ वर्ष पहले से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। इसमें क्या क्या हुआ, इसमें दोस्तों कई जोड़े वाले जीव, नील हरित शैवाल, एक कोशीय जीवाणु थे, महाद्वीप महासागरों का निर्माण, महासागरों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, ये सब चीजें इसके बीच भी, मतलब हमारी पृथ्वी बन रही थी इसके बीच। फिर दोस्तों आता है सबसे पहला, पहला आपको बता देता हूँ मैं क्या क्या है। ये महाकल्प, ये वाला एरा, पीरियड, एपॉच, एज और मेजर इवेंट्स क्या क्या है। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहला आता है हमारा जो एरा, एरा की बात करते हैं। एरा आता है हमारा पुराजीवी, पैलेजोइक एरा आता है। और पीरियड पढ़ते हैं हम, कैम्ब्रियन पीरियड पढ़ते हैं पहले। और पैलेजोइक 24 करोड़ और 24.5 करोड़ वर्ष से 57.5 करोड़ वर्ष पहले की बात करता है। और कैम्ब्रियन जो पीरियड है, पहले उल्टे से पढ़ते हैं, मतलब ये ऐसे पीछे से आगे की तरफ पढ़ते हैं। कैम्ब्रियन में 50.5 करोड़ से 57 करोड़ वर्ष पहले के बीच की बात हो रही है। वहां पर क्या था, स्थल पर कोई जीव नहीं, जल में बिना रेड की हड्डी वाले जीव। देखो, स्थल पर लैंड पे कोई जीव नहीं थे, जल में थे, मतलब समुद्र में थे, वो भी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे। फिर आता है पीरियड ऑडोविसियन पीरियड। ऑडोविसियन पीरियड में क्या था, पहली मछली पाई गई। ऑडोविसियन पीरियड में पहली मछली। फिर आता है प्रवालवादी या सिल्रियन पीरियड। इसमें क्या था, पहले पौधे, इसमें पौधे आए पहले। फिर आता है डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड में स्थल व जल में रहने वाले जीव इस समय आ गए थे। फिर आता है कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड में आ गए थे रेंगने वाले जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले जीव। ठीक है। फिर आता है परमियन पीरियड। परमियन पीरियड रेंगने वाले जीवों की अधिकता या जल स्थलचर, ठीक है, मतलब जल में भी और स्थल में भी चलने वाले जीव आ गए थे, रेंगने वाले। जैसे वर्तमान में हमारे है क्रोकोडाइल, कह सकते हैं, ये जल में भी रहते हैं और स्थल में भी चलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी ये इम्पोर्टेंट है, तो परमियन पीरियड इम्पोर्टेंट है और कार्बोनिफेरस पीरियड भी इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों और कैम्ब्रियन पीरियड, इन तीनों पीरियड को आप टिक कर सकते हैं, ये तीनों पीरियड काफी इम्पोर्टेंट है। बाकी पीरियड आपको वैसा बार बार रिविजन करते रहेंगे तो आपको याद होगा कौन कौन से पीरियड। परमियन पीरियड तक पढ़ा हमने, पैलेजोइक हमारा एरा खत्म हुआ। फिर नई एरा शुरू हुआ हमारा मध्यजीवी एरा, मतलब मेसोजोइक एरा। ये 6.5 करोड़ से 24 करोड़ वर्ष पहले की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है ट्राइसिक पीरियड। मेंढक और समुद्री कछुए पैदा हुए ट्राइसिक में। फिर जुरासिक पीरियड, इसमें डायनासोर का युग, जुरासिक मूवी देखी हो आपने, उसमें ये होता है। फिर आता है क्रिटेशियस। क्रिटेशियस, इसमें डायनासोर विलुप्त हो गए। ये 14 करोड़ साल पहले की बात है। ये 6 करोड़ 6.5 करोड़ से 14 करोड़ साल पहले डायनासोर विलुप्त हो गए। ये क्रिटेशियस पीरियड है। फिर आता है दोस्तों तृतीय टर्शरी पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड के बाद आता है हमारा अगला एरा। अगला एरा हमारा नवजीवन। नवजीवन मतलब सेनोजोइक एरा। अब इसमें जो है युग आते हैं, युग यहाँ शुरू होता है। फिर आता है टर्शरी, टर्शरी पीरियड आता है। टर्शरी पीरियड में युग आते हैं हमारे पुरानूतन, आदिनूतन, अतिनूतन, अल्पनूतन, अतिनूतन, ठीक है। अब हिसाब से एयर बटे हुए देखेंगे। सबसे पहले आते हैं छोटे स्तनपायी चूहे आदि, ये वे। फिर आया रैबिट बना। फिर मनुष्य मिलता मिलता वन मनुष्य जंतु आया। वन मनुष्य जंतु फूल पौधे और वृक्ष है। आरंभिक मनुष्य का पूर्वज है। फिर आता है चतुर्थ यानी क्वार्टरली पीरियड आता है, जिसमें अभिनव और अत्यंत नूतन। इसमें आता है होमो सैपियंस। ये 10,000 साल पहले, 10,000 से 20,000 साल पहले की बात करते हैं। आता है होमो सैपियंस।
यानी आदि मानव का पीरियड। तो दोस्तों ये है हमारे, हमने जो पूरा कालखंड पढ़े इसमें कि कैसे कैसे किस किस समय कौन कौन से जीव आए और किस किस समय ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी। इन सब की जानकारी आपको इस पूरे टेबल में मिल जाएगी और काफी आप रिवाइज करते रहोगे तो उसमें आपको जानकारी याद होती रहेगी। इसमें नोट में क्या लिखा है, भारत का भूगर्भिक इतिहास अपने आप में एक विशिष्ट है क्योंकि वह प्राचीनतम जीवाश्म रहित अग्नि और कायांतरित चट्टानों से लेकर नवीन जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों की निर्मित संरचना का विकास हुआ है। अच्छा, एक और प्रायद्वीप है भारत जो प्राचीनतम स्थलखंड पैंजिया का भाग है, वे आर्यन काल के प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, वही दूसरी तरफ मैदानी भागों में चतुर्थक काल की नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब हो गया, ये सब भारत में पाया जाता है, ये नोट्स में ठीक ठाक है, पढ़ने के लिए ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आता है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन मैंने आपको बोला कि प्री कैम्ब्रियन एरा था, उसमें हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे आर्किन पढ़ेंगे, धारवाड़ पढ़ेंगे, कुडप्पा पढ़ेंगे, विंध्यन पढ़ेंगे, और इसमें कैसे कैसे चट्टानें पाई जाती है, क्या क्या हमारे क्या क्या जी पाया जाता है इसमें, जैसे जीवाश्म अवसादी संरचना, क्या क्या संरचना पाई जाती है इसमें, और किन किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ है इसमें। तो सबसे पहले बात है आर्किन के बारे में। ठीक है, आर्किन में हुआ क्या क्या, आर्किन क्या है, ये सर्वप्रथम गर्म गलित पदार्थ मतलब पिघले हुए पदार्थ के शीतलीकरण, जैसे लावा मैग्मा, इनका शीतलीकरण मतलब इनको ठंडा किया गया के द्वारा आर्किन संरचना का विकास हुआ। जब ये गर्म गलित पदार्थ, जो ये गर्म गर्म ज्वालामुखी निकलती है, जब वो ठंडी हुई तो उससे जो संरचना बनी उसे आर्कियन संरचना बोलते हैं। ठीक है, जो कि ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित प्राचीनतम संरचना, ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित प्राचीनतम संरचना है। आर्कियन संरचना का विकास आधारभूत चट्टान के रूप में होने के कारण प्रायद्वीप पठार के अधिकांश क्षेत्रों में नीचे की परतों में चले गए हैं। केवल दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र बुंदेलखंड के पठार और अरावली पर्वत क्षेत्रों में यह सतह पर नजर आते हैं। हिमालय पर्वत क्षेत्र में जड़ों में आर्कियन संरचना मिलती है। ठीक है, जो आर्कियन संरचना है ये क्या आ गया सबसे नीचे। अब जितने भी स्ट्रक्चर है भारत में, कहा था आर्कियन संरचना सबसे नीचे नीचे है, उन सबके नीचे पाई जाती है। और ये दिखती किस में है, ये दिखती है हमारे पर्वत दक्षिण जो भारत है हमारा, वहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में आर्कियन संरचना दिखती है हमें। बुंदेलखंड के पठारों में दिखती है आर्कियन संरचना, और अरावली पर्वत क्षेत्रों में आर्कियन संरचना दिखती है। आर्कियन संरचना बनती कैसे है, ये गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण, उनको ठंडा करके जो संरचना बनती है उसे हम आर्कियन संरचना कहते हैं। और हिमालय पर्वतों में तो ये जड़ों में है। अब कौन सी बात है, अगर अरावली या प्रायद्वीपीय पठारों में दिख रही है तो हिमालय में तो जड़ें होंगी। अब इसमें क्या क्या याद करने की चीजें है, आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये बात आप नोट कर लीजिए, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अब मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है, ये मुख्य रूप से कर्नाटक मतलब साउथ इंडिया में देखिए, साउथ इंडिया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर थोड़ा हल्का से ऊपर आइए, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर के पठार, मेघालय के पठार, दक्षिण पूर्व राजस्थान, बुंदेलखंड में पाई जाती है। समझ लो, मध्य प्रदेश राजस्थान से लेके सीधा नीचे नीचे जाते रहो तमिलनाडु, इसकी यहाँ यहाँ पाई जाती है। आग्नेय चट्टान के से निर्मित होती है। संरचना होने के कारण आर्कियन चट्टानों धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों का भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब मेटल और नॉन मेटल खनिज संसाधन इसमें बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन इनके अंदर जटिल संरचना होने के कारण गहराई में नीचे की परतों पर चले जाने का आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन अत्यंत कठिन। अब क्या होता है, इनमें खनिज तो बहुत सारे होते हैं, मेटल नॉन मेटल दोनों बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ये सबसे नीचे पोर्शन होता है। जैसे आपको परी बताया कि आर्कियन चट्टानें सबसे नीचे होती है, तो उनको निकालना भी उतना मुश्किल होगा। तो मतलब उनको आर्थिक दृष्टि से तो उतना वो नहीं होगा, हमको मतलब बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा उन चट्टानों को नीचे खोजने में, फिर जो मेटल नॉन मेटल मिलेंगे उन्हें फिर हमें रिफाइन करना पड़ेगा, फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बहुत खर्चा हो जाएगा। इसलिए क्या है, आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन अत्यंत कठिन है। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोरदार पर्वतों के रूप में हुआ था, जो विश्व के सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है। ये बात आप याद रख लीजिए, अरावली पहाड़ियां दुनिया की सबसे प्राचीन
वलित पर्वतों में से एक है और इनका निर्माण कब है? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था इनका निर्माण। अब हमने एक संरचना पढ़ दी, कौन सी? आर्कियन संरचना पढ़ दी। अब पढ़ते हैं हम धारवाड़ संरचना। ठीक? आर्कियन संरचना में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के और अपरदन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ संरचना का विकास है। अब जो हमारा आर्कियन संरचना है, हमारा शीतलीकरण हुआ, जो गलित पदार्थ है उनका शीतलीकरण हुआ। अब उन शीतलीकरण के बाद जो चट्टान बनी उसमें कई रासायनिक परिवर्तन आए, कुछ अपरदन आए, मतलब इरोजन हुआ, कुछ छटाई छुटाई हुई उसमें। उसके बाद जो अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ संरचना, जिसके बाद जो हमको प्राप्त हुआ उसे हम धारवाड़ संरचना कहते हैं, जो जीवाश्म रहित है। अब इसमें उसमें जीवाश्म नहीं थे, इसमें जीवाश्म है। जो जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टान संरचना है, चट्टानी संरचना है। ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है दोस्तों। उस जीवाश्म नहीं था, इसमें जीवाश्म है, ये अंदर पहले आप जान लीजिए। और वो उससे बनी है, लेकिन उसमें क्या कुछ रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन हुए हैं। उसके बाद बनी है हमारी धारवाड़। अब धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र है, क्षेत्र इसके नाम पे है, और इस संरचना का ज्यादा विकास वही हुआ। इसके अतिरिक्त अरावली पर्वत में होंगे, छोटे नागपुर पठारी में है, मेघालय के शिलोंग रेंज में भी इसका विकास होता है। क्योंकि जहाँ हमारे आर्कियन है उनको कुछ परिवर्तन हुआ तो वहां भी चट्टानें पाई जा सकती है, धारवाड़ चट्टानें वहां भी पाई जा सकती है। भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें माने की लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमाऊं श्रेणी में पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है। धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों का भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ अवसादी चट्टानों से निर्मित संरचना होने के कारण आर्कियन का दोहन भी आसान है। अब ये क्या है, सबसे नीचे तो है नहीं है, सबसे नीचे तो आर्कियन है, ये थोड़ा ऊपर होंगे आर्कियन से। और ऐसे भी जो आर्कियन में हमें कन्वर्ट रासायनिक या भौतिक जो परिवर्तन की आवश्यकता थी हमें मेटल नॉन मेटल को प्राप्त करने के लिए, वो इसमें ऑलरेडी हो ही रहती है। तो इसमें ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसको क्या करना है, इसका दोहन करना बहुत आसान है, आर्थिक दृष्टि से इसका दोहन भी आसान है। हम आसानी से इसमें मेटल नॉन मेटल जो भी हमें प्राप्त करना है वो कर सकते हैं एज कम्पेयर टू आर्कियन। भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक धारवाड़ संरचना में ही पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मेटल धारवाड़ में पाए जाते हैं। इसमें लोहा, अयस्क, मैंगनीज, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा आदि प्रमुख हैं। तो इसमें ये सब चीजें पाई जाती है और इसके दोहन इसलिए आसान है क्योंकि ये ऊपर होते हैं, इसमें रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हुए रहते हैं, इसलिए इसका दोहन आसान है। अब आता है कुडप्पा। कुडप्पा क्या है? अब आर्कियन और धारवाड़ संरचना में अपरदन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन प्राप्त अवसादों के निक्षेपण को, अब आर्कियन और धारवाड़ संरचना में भी और बढ़ते रहो भौतिक रासायनिक परिवर्तन और ज्यादा परिवर्तन होगा, तब हमें मिलेगा कुडप्पा। देखो भौतिक रासायनिक अपरदन ये जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमें नया स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब जैसे जिसमें चूना पत्थर का अधिक से अधिक भंडार है, अब इसमें और रासायनिक भौतिक परिवर्तन होने के कारण ये कैसे स्ट्रक्चर बना देता है, अब चूना पत्थर जैसी चीजें हमें प्राप्त हो रही है, इससे भी जीवाश्म में अभाव पाया जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें से जीवाश्म रहित था, अब इसमें जीवाश्म का अभाव आ गया। ठीक है। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में हुआ है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में शिवराय, जेवादी पर्वतीय क्षेत्र, कृष्णा घाटी, पापघानी व चेरा घाटी, अरावली पर्वत क्षेत्र एवं छोटा नागपुर के पठारों में इसकी संरचना का विकास हुआ। धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुडप्पा चट्टानें आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। इस चट्टानों को लोहा, मैग्नीज, तांबा, निकेल और रंगीन पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब देखो आर्थिक दृष्टि से कम इसलिए है क्योंकि हम अ, धारवाड़ में हम क्या करें, सोना चांदी, हमको कुछ महत्वपूर्ण मेटल्स नॉन मेटल्स मिल रहे हैं जो बहुत रेयर है और की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। धारवाड़ में जैसे लोहा मिल रहा है, मैग्नीज, तांबा, निकेल, चूना पत्थर मिल रहा है, ये बहुत अधिक मात्रा में मिल रहे हैं, तो इनकी आर्थिक दृष्टि में उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जितना हमारे धारवाड़ चट्टानों में। ये संरचना बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सब चीजें होगी। और ये मैप देख लीजिए आप दोस्तों, ये है अवसादी, ट्रेशरी, डक्कन ट्रैप,
गोंडवाना विद्यार्थी क्या गया। तो भारत की जो भूगर्भिक संरचना है इस प्रकार बटी हुई है। कहाँ पर अवसादी है, कहाँ पर अग्नेय पदार्थ पाया जाता है, कायांतरित है, ये सब कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं टर्शरी क्रम की अवसादी चट्टानों। ठीक। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है कोयले के लिए। धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रसिद्ध है धातु खनिजों के लिए। ये तो भाई पता है। डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस काल में। और प्लीस्टोसीन काल में पृथ्वी का सबसे व्यापक हिमयुग आया गुंज मिडेल रीस गारलैंड और गोंडवाना के मध्य अवतरित भूसंतति 33 सागर। हाँ, ये 33 सागर आपको पता होना चाहिए। सबसे ऊपर सबसे पहला पेज का 33 सागर आपको दिख जाएगा। ये देखिए 33 ओशन। हमारा जब पैंजिया था तो लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में सागर था उसको 33 सागर बोलते हैं। ये पूछा जा सकता है वो कभी भी। ठीक है। और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ जल निक्षेप हुआ। ये भी याद रखना विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण का हुआ जल निक्षेप हुआ। अब आगे पढ़िए विंध्यन क्रम। तो ये सब चीजें कुछ महत्वपूर्ण है, इसमें कई चीजें हमने पढ़ ली है। जैसे भारत के पेट्रोलियम पदार्थ का है टर्शरी क्रम के अवसादी चट्टानों। आप देखिए ऊपर टर्शरी क्रम का है, ये टर्शरी क्रम। इस समय क्या हुआ? भारत के पेट्रोलियम का निर्माण हुआ, पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। अब गोंडवाना क्रम की चट्टानें कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप। धारवाड़ क्रम की चट्टानें धातु खनिजों के लिए, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा कुडप्पा से तो ज्यादा आर्थिक दृष्टि से अच्छे है, तो धातु चट्टानें धातु खनिज इसमें पाई जाएगी अच्छे से। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस काल। अब क्रिटेशियस काल कौन सा है? ऊपर पढ़ा हमने देखा होगा। क्रिटेशियस काल ये रहा दोस्तों। इसमें डायनासोर विलुप्त हुए, सब दक्कन चट्टानों का निर्माण हुआ, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। प्लेस्टोसिन काल में पृथ्वी का सबसे व्यापक हिमयुग आया। प्लेस्टोसिन काल कौन सा है? कैसे दिया है प्लेस्टोसिन काल? आए डाउट है, दिया होगा नहीं दिया। नहीं दिया। जो प्लेस्टोसिन काल है तो पृथ्वी का सबसे व्यापक हिमयुग आया है। तो हिमयुग मतलब इस समय चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। गुंज में आया, मिंडेल में आया, रिस में आया, बुर्ग में आया। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब याद कर सकते हैं ये कहाँ कहाँ हिमयुग आया। गुंज में, मिंडेल, रिस, बुर्ग। ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच जो भू संगति है 33 सागर, ये पता है। अब बात करते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। ठीक है। कुडप्पा चट्टानों के अवसादीकरण व निक्षेपीकरण से, अब इसको भी सोचो, कुडप्पा जो संरचना है उसको भी हम अवसादीकरण कर रहे हैं, उसके निक्षेपीकरण में तब हमको विंध्यन संरचना मिल रही है। मतलब सबका हम कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तब हम आगे संरचना मिल रही है। ये चट्टानें पूर्व में बिहार के आसपास, बिहार के सासाराम व रोहतास क्षेत्र को लेकर पश्चिम के राजस्थान से चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक, और उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश से होशंगाबाद तक फैली। अच्छा ठीक है, यहाँ तक ही फैली है। विंध्य संरचना भी अब सारी चट्टानों से निर्मित संरचना है, जिससे कहीं कहीं जीवाश्म के भी प्रमाण मिलते हैं, मतलब कहीं कहीं मिलते हैं जीवाश्म प्रमाण। विंध्य संरचना लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर में निर्मित ऐसी संरचना है जिसमें धातु खनिजों का अभाव है। अच्छा, इसमें धातु खनिज नहीं है, ये बात याद रखना। भवन निर्माण के पदार्थों के भंडारण की दृष्टि से इसका काफी महत्व है। अब देखो घर सब जगह बन रहा है, तो मतलब घर में मटेरियल आपको सस्ता मिल रहा है, इसलिए घर बन रहा है। तो सबसे सस्ती चीज यही है विध्वंस संरचना के अंदर। लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चट्टान, ये सब। सांची की तोप, दिल्ली का लाल किला, सिकंदर सिकंदरा में अकबर का मकबरा और फतेहपुर सीकरी इत्यादि में स्थापत्य इन्हीं पत्थरों से बने हैं। पन्ना और गोलकुंडा के प्रसिद्ध हीरे की खाने विंध्यन क्रम की संरचना में पाई जाती है। दोस्तों ये सब विंध्यन संरचना। अब आगे बढ़ते हैं हम पैलेजोइक एरा के बारे में। पैलेजोइक एरा क्या है? ठीक है। अब पैलेजोइक है क्या? इसमें आता है, पहले हम गोंडवाना के बारे में पढ़ेंगे। गोंडवाना क्या है? अब पहले ऊपर देखते हैं एरा के बारे में।
सीनोजोइक पढ़ दिया हमने। मीनोजोइक, पैलेजोइक, पैलेजोइक है पुराजीवी। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अब पैलियोजोइक एरा क्या होता है? पैलेजोइक युग में कैम्ब्रियन से लेकर डेविनियन युग तक का समय प्रायद्वीपीय भारत में संरचना विकास के दृष्टिकोण से विकास में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस समय कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। अब देखो दोस्तों, मैंने कहा था कि भारत जो है गोंडवाना संरचना से अलग हुआ है। जब अलग हुआ, गोंडवाना जो हमारा स्थल था उससे अलग हुआ है, तो पैलेजोइक जो युग है, कैम्ब्रियन से लेकर डेवोनियन युग तक जो भी युग पड़े ये ऊपर ये कैम्ब्रियन से लेकर डेवोनियन युग तक की बात हो रही है इसमें। ठीक है, और इस समय जो है, इस समय क्या क्या हुआ गोंडवाना में, क्या क्या हुआ? तो इस समय जो है कार्बोनिफेरस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन इस समय कार्बोनिफेरस पर्मियन युग में प्रायद्वीप भारत गोंडवाना का विकास। अब ये पर्मियन और कार्बोनिफेरस जो था, इस समय जो है हमारा काफी ज्यादा किसका विकास हुआ? गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। इस युग में भू संचरण क्रिया के द्वारा धसाव की प्रक्रिया से संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ, जिसमें अवसादों के निक्षेप पर द्वारा जीवाश्म अवसाद चट्टान के रूप में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। यह बिटुमिनस कोयला के भंडार की दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। तो इसमें यही बताया गया है दोस्तों कि गोंडवाना संरचना का निर्माण कैसे हुआ, धसाव हुआ, और फिर जीवाश्म अवसादी चट्टानें आई, तो हमारा गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। और क्या हुआ विकास? कोयला भंडार जो मिलता है हमें, इसी के देन है। भारत में कुल कोयला भंडार का लगभग 19% इसी संरचना में पाया जाता है। वहाँ में कोयला भंडार है और गोंडवाना संरचना में ही पाया जाता है। गोंडवाना संरचना का सबसे दामोदर महानदी, गोदावरी, सोन और बेसिन से है, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार में पूर्वी क्षेत्र में कोयला भंडार के नीचे सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। यहाँ दामोदर जिसमें गोंडवाना संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। गोंडवाना संरचना का विकास मतलब कोयला आया, कोयला मिला है। अगर कोयला मिला है तो हम बोलेंगे इसको गोंडवाना संरचना का विकास हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों मेसोइक एरा का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी है, बाकी वैसे कुछ इसमें कुछ खास है नहीं। डक्कन ट्रैप के बारे में बोलता है। डक्कन ट्रैप आप देखते हैं जो आज हमारा तेलंगाना, हैदराबाद ये सब आता है, ये डक्कन ट्रैप के अंदर ही आता है। पूरा डक्कन क्षेत्र आता है। मेसोइक कल्प में क्रिटेशियस युग में शांत दरारें प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बेसाल्ट चट्टानों की निर्मित संरचना के रूप में डक्कन ट्रैप का निर्माण। डक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ? ये हुआ मेसोइक एरा। मेसोइक एरा के कौन से पीरियड में? ये हुआ क्रिटेशियस पीरियड में। तो शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बेसाल्ट चट्टानों, तो हमारी ज्वालामुखी जो बेसाल्ट चट्टानें उत्पन्न हुई, इनकी संरचना से ही डक्कन ट्रैप निर्माण हुआ। भारत में इस संरचना का जो है महाराष्ट्र एवं मालवा क्षेत्र में हुआ है मुख्य विकास। इसके अतिरिक्त इस संरचना का विकास गुजरात, काठियावाड़, प्रायद्वीप, कर्नाटक के मैंगलोर, मैसूर पठार, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मदुरै पठार, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के पठार व छोटा नागपुर के राजमहल के पर्वत क्षेत्र में भी मिलता है। तो दोस्तों ये सब है डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप कहाँ से शुरू है? तमिलनाडु, गुजरात से है। गुजरात से आप साउथ इंडिया में चले जाइए, वहाँ से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए छोटा नागपुर के राजमहल पर्वत क्षेत्र में मिलता है। यहाँ की बेसाल्ट, अब आप डक्कन ट्रैप का मतलब एक समझिए बेसाल्ट चट्टान। यहाँ की बेसाल्ट चट्टानों में अपरदन अपछेदन से काली मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ। यहाँ की बेसाल्टी चट्टान है, इनके अपरदन से काली मृदा का विकास हुआ है। डक्कन ट्रैप भारत के खनिज संसाधनों के संपन्न क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, ओके। अब आता है सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा, सेनोजोइक कहते हैं नवीन जीवन, जो सबसे लेटेस्ट एरा था, वो जो टेबल पड़ी थी वही एरा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सेनोजोइक एरा दो भागों में बटा है, जैसे ऊपर देखा होगा, टर्शरी और क्वार्टरनरी, तृतीय और चतुर्थ। ये देखिए आप, ये
ये देखिए आप, जो सेरोजोइक एरा है क्वार्टरी और तृतीयक में बटा हुआ है। उसमें क्या हुआ, क्वार्टरी में होमोसेपियंस आए और तृतीयक में निर्माण हो रहा था, मनुष्य का निर्माण हो रहा था, वहां तक पहुंच रहा था मनुष्य। देखिए क्वार्टरनी में क्या था, प्लेस्टोसीन हिमयुग से पहले हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। हिमयुग के बाद भारत के उत्तरी मैदान में तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। ठीक है, दो चीज हुई, एक प्लेस्टोसीन हिमयुग से पहले, मतलब ऐसा जब चारों तरफ बर्फ थी, उससे पहले हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई वहाँ। अब हिमयुग आया, इसको हेलोसिन बोलते हैं हिमयुग। उसके बाद क्या हुआ, भारत के उत्तरी मैदान और तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। सेनोज़ोइक महाकल्प में टर्शरी युग में भारत और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से उत्पीड़न संपीड़न बल से द्वारावरण की प्रक्रिया से हिमालय पर्वत बना। क्योंकि आपको पता है कि भारत कैसे बना, जो यूरेशियन प्लेट है उसको टकराया है, और भारत के जो प्राय भारत को अलग कौन करता है एशिया से, हिमालय पर्वत करते हैं। मतलब बीच में हिमालय है, ऊपर फिर एशिया है, नीचे प्रायद्वीप और भारत है, तो उनको अलग करता है हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बाद ही हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जब भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट टक्कर हुई। इस प्रक्रिया के सबसे पहले प्लायोसीन और इयोसीन काल में मध्य तैतीस सागर का संकोचन हुआ। अच्छा, जिसके अंदर तो ITSZ इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोगन बोला। अब जो, अच्छा ठीक है, आगे पढ़ते हैं, इसको जरा समझते हैं अभी। ठीक है, ओलिगोसीन काल में वलन की प्रक्रिया में वृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई, जबकि ओलिगोसीन के अंत में MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट संरचना का विकास हुआ। अच्छा, मायोसीन काल में लघु मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई, जबकि इसके अंत में MBF मेन बाउंड्री फोल्ड का विकास हुआ। अच्छा ठीक है, प्लायोसीन के समय शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई, जो हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। प्लायोसीन के अंत में HFF हिमालयन फ्रंटियर फाउंड संरचना का विकास हुआ, जो कि ऐसी संरचना जो भारतीय प्लेट व यूरेशियन प्लेट के नीचे पेड़ होती है। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। प्लास्टोसिन युग में बाद हिमालय पर्वत क्षेत्र में निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादी व निक्षेपण से जलोढ़ से निर्मित संरचना के रूप में भारत के उत्तरी मैदानों की उत्पत्ति हुई। इस समय समुद्र तल जल स्तर होने वाले परिवर्तन के कारण तटीय मैदानों में भी जलोढ़ से निर्मित संरचना का विकास हुआ। अच्छा ठीक है, अभी मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। सेनोजोइक के चतुर्थ उपमहाकल्प के अभिनव अत्यंत नूतन युग में एक ही विशाल मैदान के बंगाल व खाड़ी के रूप में विकास हुआ। झेलम, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों की वेदिकाओं का निर्माण इसी काल में हुआ। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ITSZ इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन। इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन का निर्माण कहाँ पर हुआ? ये ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय, हिमालय भी कई भागों में बटा है। सबसे टॉप का हिमालय है, वहां पर निर्माण हुआ। इधर तिब्बत आता है, तिब्बत के बाद जो हिमालय शुरू होता है, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय आता है, इसके बीच है ITSZ। ITSZ मतलब जो 33 सागर का संकोचन हुआ। जो हमारा 33 सागर था, सबसे पहले जो सागर था, जब उसका संकोचन हुआ तो उससे जो स्ट्रक्चर बना, तो उससे निर्माण हुआ इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन, इसका निर्माण। ठीक है, 33 सागर सबसे पुराना सागर गोंडवाना, और हमारा सबसे पुराना था ये 33 सागर, आपको दिखाता हूँ ये 33 सागर यूरेशियन गोंडवाना के बीच में 33 सागर, इसका संकोचन हुआ तो ITSZ का निर्माण हुआ। ITSZ का निर्माण किसके बीच है? ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच। ठीक है, फिर आता है हमारा MCT। MCT की बना वृहद हिमालय की उत्पत्ति भी, क्योंकि अंत में MCT संरचना का विकास हुआ। अब देखो, वृहद हिमालय की उत्पत्ति होने के बाद हमारा लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच MCT का स्ट्रक्चर हुआ। MCT मतलब होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट संरचना का स्ट्रक्चर। फिर मेन MCT के बाद आता है MBF मेन बाउंड्री फोल्ड का विकास हुआ। फिर आता है शिवालिक और उत्तरी मैदान, इसके बीच में HFF हिमालयन फ्रंटियर फोल्ड का विकास हुआ इसके बीच।
तो ये सब स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर है मतलब जैसे हम जो हमारा सबसे पहले ITSZ है, ये हमारे टेथी सागर की संकुचन से हुआ। मतलब जब सागर को संकुचन करेंगे, एक जगह पे लाएंगे और देखेंगे हमारा क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ITSZ जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। और फिर बनेगा हमारा मेन सेंटर थ्रस्ट जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, जब हमारा वृद्ध हिमालय बन जाएगा। वृद्ध हिमालय मतलब सबसे बड़ा हाइट, जहाँ से बड़ी हाइट होती है हिमालय की। और उसके बाद लघु हिमालय, उसके बीच जो स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए कैसा स्ट्रक्चर है। ऊपर गहराई बहुत ज्यादा है, MCT की गहराई बहुत ज्यादा है। तो मेन ये होगा, मेन सेंटर थ्रस्ट होगा। ज्यादा लघु हिमालय शिवालिक हिमालय, इसकी इसकी गहराई उतनी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू MCT। इसे बोलते मेन बाउंड्री फॉल्ट हो गया। अब अब आता है उत्तरी मैदान और शिवालिक में, इसके बीच जो गहराई है, जो स्ट्रक्चर बना, उसे वो हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट गई। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट किन दो बीच के, कौन से हिमालय के बीच के। तो ये मेन बाउंड्री फॉल्ट आपको है लघु हिमालय शिवालिक हिमालय। और मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन दो के बीच है, यहाँ का वृहद हिमालय और लघु हिमालय। और ITSZ मतलब इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन किसके बीच है। दोस्तों ये भी आप आसानी से बता सकते हैं, ये ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच। तो दोस्तों इसमें नहीं है। सेकेंड टॉपिक यही है, और ये काफी क्विक बुक का है, तो काफी शॉर्ट में दी थी ये। और जब हम इसके वो पढ़ेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे या MCQ लगाएंगे, तब हमें थोड़ा समझ आ जाएगा कि इसमें होता क्या क्या। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए, ताकि इसको थोड़ा और डिटेल में समझे। जो हमने ऊपर टेबल बनाए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है दोस्तों, ये टेबल है जो, ये टेबल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टेबल को आप याद रखना, इसको 12 पढ़ते रहना। क्वेश्चन इससे आएंगे ज्यादातर, इससे आएंगे या इससे आएंगे। कितने हमारी संरचनाएं, आपको मैंने आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप बता सकते हैं कि आपको ये टॉपिक और यहाँ पर आपको समझ नहीं आया है। तो मैं इससे संबंधित और भी एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाऊंगा, इसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। तब तक के लिए दोस्तों बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।